हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स में मार्केट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट के संबंध में हमने एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में काफ़ी विस्तार से बात करी है पिछले वीडियोस में। तो यदि आप में से नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा उसको। एकाधिकार क्या होता है और एकाधिकार के अंतर्गत फर्म की कीमत निर्धारण और उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि फर्म संतुलन में किस प्रकार से आती है, इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से वीडियोस बनाए हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उस वीडियोस में मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता के भी संबंध में हमने पढ़ा। बाजार की एक दशा है पूर्ण प्रतियोगिता, और उसके संबंध में भी हमने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं और उसमें किस प्रकार से फर्म संतुलन में आएगा और फर्म को कब हानि होगी, कब लाभ होगा, कब लाभ नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का अल्पकाल में किस प्रकार से संतुलन होगा, दीर्घकाल में कैसे संतुलन होगा, ये सारी बातों का हमने विश्लेषण किया है पिछले वीडियोज़ में। आज हम एक बाज़ार की दशा है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इस कंपटीशन को का विचार दिया सर्वप्रथम प्रोफेसर चैम्बरलिन ने, जो अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया और उन्होंने बताया कि वास्तविक जीवन में तो हम ना तो एकाधिकार पाते हैं और ना ही पूर्ण प्रतियोगिता पाते हैं। हम वास्तविक जीवन में जो प्रतियोगिता पाते हैं वो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, जिसको अपूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता की एक दशा है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में किस प्रकार से फर्में कार्य करेंगी और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में किस प्रकार से फर्म को लाभ और किस प्रकार से फर्म को हानि उठानी पड़ेगी और किस प्रकार से उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा, ये सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अल्पकाल में और दीर्घकाल में फर्म को संतुलन किस प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें एक और देखने वाली बात है, वो ये है कि समूह की संस्थिति कैसे होगी, क्योंकि चैम्बरलिन ने कहा कि फर्मों के जो फर्म कार्य करते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए, तो उन सभी फर्मों के ग्रुप को उन्होंने समूह कहा, न कि इंडस्ट्री कहा। आपको याद होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने फर्मों के समूह को इंडस्ट्री कहा था, और लेकिन यहाँ पे हम समूह कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों कहेंगे। तो इन सभी बातों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एकाधिकारिक प्रतियोगिता क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है कि किस प्रकार से एकाधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म कार्य करती है और फर्म की विशेषता क्या है। और ये भी देखें कि तीनों बाज़ारों में एकाधिकार, एकाधिकारिक और पूर्ण प्रतियोगिता, इन तीनों बाज़ारों में अंतर क्या होता है, वो प्रमुख अंतरों के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म की संस्थिति के बारे में देखने वाले हैं, तो इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें। और जो भी वीडियो में दिखाया जाता है, हमारे किसी भी वीडियो में जो भी लिखित रूप में दिखाया जाता है, वो आप ज़रूर नोट करें। उसका नोटबुक बना सकते हैं, वो कई जगह से लेकर के तब बनाया गया है। आपको और कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इससे बनाए गए वीडियो को नोट कर लेते हैं तो आपको कोई और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही कंप्लीट नोट्स है। तो इसको ज़रूर देखें, और आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से संबंधित जो समस्या है या कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्लासेस, अब हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में संस्थिति के संबंध में विचार करेंगे। एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में बेसिक कंसेप्ट इसका, जैसे मीनिंग, फीचर्स एक्सेट्रा, हमने बेसिक कंसेप्ट इसके पिछले वीडियो में हमने देखा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता किस प्रकार से एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की स्थिति है, और ये वास्तविक जीवन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जिन्होंने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है, इसको पहले ठीक से समझ लें देख करके, उसके बाद तब इस वीडियो को देखेंगे, करंट वाले वीडियो को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। इस वीडियो में हम एकाधिकारिक फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। उत्पादन और कीमत का निर्धारण कैसे होगा, फर्म के संतुलन का निर्धारण कैसे होगा,
और संतुलन जहाँ होगा वहीं पे कीमत और उत्पादन का निर्धारण होगा। तो किस प्रकार से फर्म संतुलन की स्थिति में आएगा, इसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अल्पकाल में, शॉर्ट रन में किस प्रकार से फर्म का संतुलन होगा और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन कैसे होगा, और फिर समूह या ग्रुप का इक्विलिब्रियम कैसे होगा। ग्रुप, ये एकाधिकारक प्रतियोगिता के लिए चैम्बरलेन ने प्रयोग किया ग्रुप शब्द, जब विभिन्न फर्मों के एक समूह को, विभिन्न फर्में हैं और इनके इनके ग्रुप को हम समूह कहेंगे या ग्रुप कहेंगे, न कि इंडस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ पिछले वीडियो में बता दिए हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि एक ही प्रकार की वस्तुएं बनाती हैं सभी फर्में, इसलिए वहां पे हम इसको उद्योग कहते हैं। फर्मों के इस ग्रुप को, समूह को, कई फर्मों को मिलाकर एक उद्योग बनता है। लेकिन यहाँ एकाधिकारक प्रतियोगिता में हम उद्योग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु विभेद पाया जाता है। अलग अलग फर्में अपना एक अलग तरह की वस्तुएं बनाती हैं, इसलिए इन फर्मों को हम समूह कहेंगे, न कि उद्योग कहेंगे। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम, समूह का इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो हम लास्ट में देखेंगे। तो इन तीनों स्थितियों को आगे हम एक एक करके देखेंगे। एकाधिकारक प्रतियोगिता में संस्थिति या मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि हर फर्म में, हर मार्केट की स्थिति में फर्म का एक ही उद्देश्य होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, प्रॉफिट को अधिकतम करना, मैक्सिमम करना, लाभ को अधिकतम करना। लाभ अधिकतम कहाँ होता है? चाहे वो किसी भी मार्केट की बात की जा रही हो, तो हम देखते आ रहे हैं लाभ अधिकतम वहां पे हो रहा है उत्पादक का जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो रही है, यानी कि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी। तो फर्म का उद्देश्य पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की फर्मों की ही तरह अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम लाभ वाले उत्पादन का निर्धारण सीमांत लागत तथा सीमांत आय की समानता के द्वारा ही होगा। अर्थात जो इक्विलिब्रियम की शर्त है या संतुलन की शर्त है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर जहां होगा वहां पर उत्पादक को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, और वहीं पे वो उत्पादन और कीमत का निर्धारण कर देगा। अर्थात उससे ना तो कम उत्पादन करेगा ना तो उससे ज्यादा उत्पादन करेगा। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एकाधिकारक प्रतियोगिता की फर्म के लिए मूल्य दिया हुआ नहीं रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे हमने देख लिया, जिन्होंने देखा वो पूर्ण प्रतियोगिता का वीडियो देख लेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों के लिए कीमत फिक्स कर दिया जाता है कि इस कीमत पे आपको बेचना है, कीमत फिक्स रहता है। लेकिन एकाधिकारक प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एकाधिकारक फर्में अलग अलग वस्तु का निर्माण करती हैं, यानी कि होमोजीनियस गुड्स नहीं बनाती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, समरूप वस्तु नहीं बनाती हैं, कि वस्तु विभेद करती हैं। एक फर्म दूसरे फर्म से थोड़ा अलग वस्तु बनाएगी, हालांकि वस्तु वही बनाएगी। जैसे साबुन के लिए हमने उदाहरण पिछली वीडियो में देखा था कि लाइफबॉय भी नहाने के लिए बनाती है, लक्स भी नहाने के लिए बनाती है, लाइफबॉय भी नहाने के लिए बनाती है, लक्स भी बनाती है, पियर्स पियर्स भी बनाती है। लेकिन ये सारे साबुन अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये अपना इनका अपना कीमत अलग अलग तय होता है, क्योंकि ये विज्ञापन देते हैं वगैरह वगैरह, तो इनका अपना अपना अलग कीमत भी होता है। तो इसलिए एकाधिकार की फर्म की तरह एकाधिकारिक फर्म अधिक लाभ वाला उत्पादन तथा मूल्य निर्धारित करता है। तो इस मामले में एकाधिकार मोनोपोली फर्म की तरह कार्य करता है। मोनोपोलिस्टिक फर्म, मोनोपोलिस्टिक में फर्में क्या करती हैं? अधिक उत्पादन तथा लाभ वाले ऑप्शन को चुनती हैं या स्थिति को चुनती हैं। चूंकि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, इसलिए वह एक भी इकाई हानि पर नहीं बेचेगी। अर्थात वह तब तक उत्पादन करती जाएगी जब तक कि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर ना हो जाए, वहां तक वो उत्पादन को समायोजित करती है। अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता की फर्म को असामान्य लाभ या हानि या सामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। ये हर मार्केट में हमने पूर्ण प्रतियोगिता में भी देखा, मोनोपोली में भी देखा, और यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम देख रहे हैं कि तीनों स्थितियां अल्पकाल में हो सकती हैं किसी भी फर्म के लिए। असामान्य लाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी स्थिति उसके लिए
हो सकती है अल्पकाल में। कारण ये है कि अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने सभी साधनों को समायोजित कर सके, सभी साधनों में परिवर्तन ला सके और कुशलता को बढ़ा सके। इसलिए वह अल्पकाल में हानि को भी फेस कर सकता है, सुपर प्रॉफिट को भी फेस कर सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट को भी फेस कर सकता है। As we know, every seller is irrespective of the market structure is willing to maximize his or profit। ठीक है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। मार्केट के स्ट्रक्चर को का कोई इसमें रोल नहीं होता है, केवल वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, जहाँ पर वहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। द प्राइस डिटरमिन्ड एट दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस आउटपुट। इक्विलिब्रियम प्राइस निर्धारित माना जाएगा वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस और संतुलित कीमत और संतुलित उत्पादन वहीं पर माना जाएगा, वहीं संतुलित मूल्य का निर्धारण होगा, कीमत का निर्धारण होगा। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए सेलर इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलर इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देन ही सी मे प्लान टू एक्सपेंड हिज हर आउटपुट, तो अपने उत्पादन को बढ़ाएगी। On the other hand, if marginal revenue is lesser than marginal cost, it would be profitable for the seller to reduce his or output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost। तो यदि marginal revenue marginal cost से अधिक है तो वो उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन को तब तक बढ़ाएगा जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होने जाए मार्जिनल कॉस्ट के। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मार्जिनल रेवेन्यू यदि कम है मार्जिनल कॉस्ट के, तो वह अपने आउटपुट को तब तक घटाएगा जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, ये स्थिति ना पैदा हो जाए। तो ये हम अब आगे देखते हैं इसको और विस्तार से। अब अल्पकाल में संस्थिति की स्थिति। एक बच्चे ने घर आया तो ट्रॉफी लेकर आया स्कूल से। उसके पिताजी कहे कि ट्रॉफी, तुमको ट्रॉफी कैसे मिल गया भाई? तो उसने कहा कि हमने एक सवाल का सही जवाब दिया तो इसलिए हमें आ, सर ने ट्रॉफी दिया, गुरुजी ने ट्रॉफी दिया। उसने कहा कि कौन से सवाल का तुमने सही जवाब दिया? तो उसने कहा कि क्लास में पूछा गया कि हाथी के कितने पैर। तो उसके पिता ने पूछा कि तुमने कितने बताए? तो उसने कहा कि मैंने 5 बताए। तो उसने कहा अरे तुमने तो आंसर गलत दिया, हाथी के 5 पैर कहाँ होते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं। तो उसने कहा कि लेकिन बाकियों ने जो बताया, किसी ने 6 बताया, किसी ने 7 बताया, तो मैंने 5 बताया, तो मैं आंसर के ज़्यादा करीब था, तो इसलिए गुरुजी खुश होकर मुझे ये ट्रॉफी दी है। तो इसलिए ज़्यादा करीब करीब सच जवाब मेरा था। तो करीब करीब सच से काम नहीं चलता है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट कंसेप्ट क्लियर हो और आंसर सही मालूम हो, तो वो काम आता है। तो नेक्स्ट, एक लेडी का लॉटरी लग गया। तो लॉटरी में उसने 10 लाख रुपए जीते। 10 लाख रुपए का लॉटरी लग गया। तो जब वो पैसे लेने गई बैंक, तो बैंक ने कहा कि आपको इसका 30% जमा करना होगा बैंक में। तो महिला ने गुस्से में बोला कि मुझे मेरा टिकट के पैसे वापस कर दो, 100 रुपये मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो कम टू द पॉइंट शुरू करते हैं। अल्पकाल में संस्थिति। अल्पकाल में कैसे उत्पादक का किसी भी मोनोपोलिस्टिक फर्म का, एक आधिकारिक फर्म का संतुलन संस्थिति कैसे निर्धारित होगी। और अल्पकाल में अभी हमने देखा पीछे की 3 स्थितियां हो सकती हैं, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और लॉस की स्थिति। तो पहले असामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा? असामान्य लाभ की स्थिति में हम पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू
ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट के, और ऐसी स्थिति में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है, यानी कि कीमत ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। इसको चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि एवरेज रेवेन्यू उत्पादक का ये है, और एवरेज रेवेन्यू हुई डिमांड कर्व होगा। एवरेज रेवेन्यू हुई डिमांड कर्व होगा, ये उसके से संबंधित मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आगम है। ई बिंदु पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, अर्थात उत्पादन की शर्तें पूरी होती हैं, जहाँ पे उत्पादक को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। इस पे उत्पादन कितना होगा, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे एम, यानी कि कुल उत्पादन ओ एम होगा। आउटपुट कीमत कितना निर्धारित होगा, तो यहाँ से हम रेखा ले जाएंगे ए आर पे, जहाँ टच करेगा वहाँ से एक रेखा खींच देंगे, यानी कि ओ पी प्राइस होगा। प्राइस कितना होगा, ओ पी। और लागत एवरेज कॉस्ट ये कर्व है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व पे यहाँ एफ बिंदु पे कट करता है ये रेखा, तो ये इसको हम वाई एक्स पे लाएंगे, तो ये ओ सी के बराबर होगा। एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होगा, ओ सी। तो चूंकि OP इज ग्रेटर देन OC, अर्थात AR जो कि प्राइस है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो प्रॉफिट प्रति इकाई कितना होगा, तो PC प्रॉफिट हो जाएगा, ये PC प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रति इकाई PC में गुणा कर देंगे, सॉरी PC में गुणा कर देंगे OM का, ठीक है। यहाँ लिखते हैं PC गुणा OM कुल उत्पादन का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा PCFG। PCFG यहाँ भी वही चीज दिखाया है, ये OM प्रति इकाई लाभ CP, तो CP यहाँ पे CP होगा, यहाँ पे CP इंटू OM इंटू CP, सॉरी OM इंटू ये CP हो जाएगा प्रति इकाई लाभ, तो ये कुल लाभ हो जाएगा कितना, तो PCFG। PCFG क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट कुछ भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म प्रति इकाई लाभ GF या PC के बराबर को टोटल लाभ लाभ PCFG के बराबर उसे प्राप्त होगा, और फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अब हानि की स्थिति में क्या होगा, हानि की स्थिति में हम जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कम होता है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो होती है एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर स्थित होती है, जहाँ पे फर्म को प्रति इकाई लॉस उठाना पड़ता है। और इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। रेखा चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि AR वक्र नीचे गिरता हुआ, और ये मोनोपोली कर्व से यदि ध्यान देंगे तो दोनों में कोई सा भी दोनों चित्रों में देख लो, मोनोपोली कर्व में ये बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि एक ही फर्म होता है, यहाँ पे अनेक फर्म है, तो इसलिए ये जैसे जैसे फर्मों की संख्या बढ़ेगी ये ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा, जैसा कि ये ऐसे AR के रूप में दिखाया गया है। ये डिमांड कर्व भी होगा। उत्पादन की शर्त पूरी होती है ई पर, जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यानी कि उत्पादन की शर्तें पूरी होती हैं, और उत्पादन निर्धारित होता है ON, टोटल उत्पादन कितना हो ON होगा। कीमत कितना निर्धारित होगी, तो AR बिंदु पर के बिंदु पर कट करती है रेखा, तो OP क्या है, AR है, यानी कि प्राइस या AR OP के बराबर है। लागत चूंकि एवरेज कॉस्ट ऊपर को स्थित है, ज़्यादा है, तो प्रति इकाई एवरेज कॉस्ट कितना होगा, एवरेज कॉस्ट OD, यानी कि ये एरिया एवरेज कॉस्ट होगा। तो OD अर्थात OD इज ग्रेटर देन OP, अर्थात AR इज ग्रेटर देन AC, सॉरी AR इज लेस देन AC। AR इज लेस देन AC, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए OD एवरेज कॉस्ट है, जबकि AR OP है, इतना ही है।
तो इस प्रकार से प्रति इकाई जो लॉस है, प्रति इकाई लॉस डीपी के बराबर होगा, कुल लॉस डीपी के सी, ठीक है, डीपी के सी। ये कैसे आएगा? तो हम जब प्रति इकाई डीपी प्रति इकाई लॉस का गुणा कर देंगे कुल उत्पादन में ओएन में, तो प्राप्त हो जाएगा पी के सी डी। एक ही बात है, पी के सी डी, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हानि की स्थिति, कुछ फर्मों को हानि की स्थिति भी उठानी पड़ सकती है, फर्म को जिसमें एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा एवरेज रेवेन्यू से। नेक्स्ट है सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य लाभ की यानी कि फर्मों को, कुछ फर्मों को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के, अर्थात जो प्राइस होता है, प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। यानी कि एआर कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कीमत निर्धारण पर स्पर्श करती है और इसलिए फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। चित्र में जो संतुलन है वो E1 बिंदु पर दिखाया गया है, जहां पर संतुलन की शर्त मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और उत्पादन निर्धारित होता है। यहाँ से एक सीधी रेखा हम डालेंगे इस अक्ष पे, तो उत्पादन होता है ओएम आउटपुट। कीमत निर्धारण जब यहाँ से रेखा हम ऊपर ले जाएंगे तो ई बिंदु पकड़ कर रहा है एआर के, ये एआर कर्व है, यहाँ लिखा नहीं गया एआर कर्व, यही डिमांड कर्व भी होता है, यही मांग वक्र होता है, क्योंकि ये उत्पादक की दृष्टि से एआर एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, उपभोक्ता की दृष्टि से ये मांग वक्र होता है। यह बताता है कि उपभोक्ता उत्पादक को कितना देने के लिए तैयार है। उपभोक्ता उत्पादक को जो देता है एआर कहलाता है, वही उत्पादक का एआर होता है, वही उपभोक्ता का मांग वक्र होता है। तो ये ई बिंदु पर कट करता है, जहां से हम एक रेखा डालेंगे वाई एक्स पे, तो कीमत हमें ज्ञात हो जाएगा। ये कीमत है ओपी, प्राइस कितना है? ओपी है, यही एआर है। चूंकि ई बिंदु पर ही एवरेज कॉस्ट भी टच कर रहा है, ई बिंदु पर, तो एवरेज कॉस्ट भी यही होगा, ओपी के बराबर ही होगा, अर्थात एआर बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के, और इसलिए फर्म को कोई यहाँ पे सुपर प्रॉफिट प्राप्त नहीं होगा, सुपर प्रॉफिट नहीं प्राप्त होगा, केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। जैसा कि ई बिंदु पर जितना एआर है, एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म को प्राप्त होगा, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा, क्योंकि औसत आगम औसत लागत के बराबर है। तो इस प्रकार से ये अल्पकाल में 3 स्थितियां फर्म को हो सकती हैं, जिसमें सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की स्थिति हो सकती है फर्म के लिए। अब दीर्घकाल में क्या होगा? तो दीर्घकाल में चूंकि फर्म के पास बहुत अधिक समय होता है, जिससे वो अपने पूरे साधनों को समायोजित कर सकता है, और यदि दीर्घकाल में यदि फर्मों को सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, सुपर प्रॉफिट की स्थिति है, तो अन्य फर्म में एंट्री करेंगी, सुपर प्रॉफिट से आकर्षित होकर, असामान्य लाभ से आकर्षित होकर अन्य फर्में समूह में एंट्री करेंगी और उत्पादन शुरू करेंगी। क्योंकि एंट्री फ्री है, एंट्री और एग्जिट फ्री है, कोई भी फर्म आकर उत्पादन शुरू कर सकता है और कोई भी फर्म उत्पादन बंद करके जा सकता है। ये हमने एजम्पशन में देख लिए थे पिछले वीडियो में। तो कोई भी फर्म एंट्री करेगी, सुपर प्रॉफिट को दे करके फर्में एंट्री करेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, अर्थात सप्लाई, वस्तु की सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड स्थिर रहेगी, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिमांड कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई बढ़ेगी, जिसके कारण प्राइस नीचे की ओर आएगा, शिफ्ट करेगा, यानी कि एआर वक्र नीचे की ओर शिफ्ट करेगा बाईं ओर, और ये तब तक शिफ्ट करेगा जब तक कि एआर बराबर न हो जाए एवरेज कॉस्ट के, अर्थात सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समाप्त न हो जाए तब तक एआर कर्व नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, यानी कि जब तक एआर इक्वल टू एसी ना हो जाए
तब तक। तो दीर्घकाल में, इसलिए अल्पकाल में यदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है फर्मों को, तो नई फर्में प्रवेश करेंगी, नई फर्में प्रवेश करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी वस्तु की, मांग स्थिर रहने के कारण पूर्ति बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने के कारण कीमतें निश्चित रूप से कम होंगी, एआर कम होगा, एआर कम होगा तो धीरे धीरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समाप्त हो जाएगा, और दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा लॉन्ग रन में। ठीक है, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। असामान्य लाभ के कारण नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी, जिस कारण प्रत्येक फर्म की औसत आय घट जाएगी और वह औसत लागत के बराबर हो जाएगी, मूल्य घटने की प्रवृत्ति दिखाई देगी तथा असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। नई फर्मों के खुलने से उत्पादन बढ़ेगा, मांग ज्यों की त्यों रहेगी, अर्थात पुरानी फर्म मांग ही फर्मों में विभाजित होगी। इस प्रकार मांग के स्थिर रहने तथा पूर्ति के बढ़ने से मूल्य में गिरावट होगी। दूसरी बात यह है कि ग्राहकों को अपने पास बनाए रखने के लिए तथा दूसरी ओर अन्य ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुरानी तथा नई फर्में अपने मूल्य में कमी की नीति का पालन करेंगी, फलस्वरूप सामान्य लाभ ही रह जाएगा। अब इसको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये एआर वक्र है, एवरेज रेवेन्यू वक्र, ये डिमांड कर्व होता है। ठीक है, क्योंकि यदि नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो ऐसी स्थिति में अभी हमने देखा कि नई फर्में प्रवेश करेंगी, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पूरी तरह से स्वतंत्र है। पिछले वीडियो में हम मेरे आप जाकर देख सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो जैसे जैसे सुपर प्रॉफिट अल्पकाल में यदि किसी फर्मों को सुपर प्रॉफिट मिल रहा होगा तो उससे आकर्षित होकर अन्य फर्में समूह में एंट्री करेंगी और वे फर्में भी उत्पादन को शुरू करेंगी। जब उत्पादन शुरू होगा तो सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड स्थिर रहने के कारण प्राइस या ए आर, एक ही बात है, वो घटेगा। ए आर घटेगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि ए आर घटेगा, तब तक घटेगा जब तक कि ए आर बराबर न हो जाए ए सी के, जैसा कि चित्र में ई बिंदु पर दिखाया गया है। ए आर बराबर है ए सी के एवरेज कॉस्ट के, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा, नॉर्मल यानी कि सामान्य लाभ प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। इक्विलिब्रियम E1 बिंदु पर दिखाया गया है, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, यानी कि संतुलन की शर्त पूरी हो रही है। उत्पादन हो रहा है OM, कीमत निर्धारित होगा EM या OP, EM या E से इस पे लाइन डालेंगे तो ये कीमत निर्धारित होगा, OP यही AR होगा, एवरेज रेवेन्यू होगा। और चूंकि E बिंदु पर ही एवरेज कॉस्ट कर्व भी टच करता हुआ जा रहा है, तो E बिंदु पर ही एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि ये भी OP के ही बराबर होगा, क्योंकि OP बराबर ME बराबर AC बराबर AR, ये सारे एक आपस में बराबर होंगे, और इसलिए फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। किसमें? दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है, सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। ये हमें इसमें देखना था। तो दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि नई फर्में प्रवेश कर जाएंगी यदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। दूसरी बात, यदि लॉस हो रहा होगा तो फर्में यदि अल्पकाल में एक और स्थिति हो सकती है कि लॉस की स्थिति हो सकती है। लॉस की स्थिति में फर्म क्या होगा, उत्पादन बंद करके बाहर जाने लगेंगे, क्योंकि लंबे समय तक फर्में उत्पादन नहीं करेंगी लॉस की अवस्था में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन को देख लेंगे जाकर के, तो वहाँ पे ये समझाया गया है कि लॉस की स्थिति में उत्पादन फर्म तभी जारी रखता है जब उसे कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राइस मिलता हो। यदि प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है तो फर्म उत्पादन आउटपुट नहीं करेगा और वो उत्पादन बंद करके चला जाएगा। तो डिमांड तो सेम स्थिर रहेगा, लेकिन उत्पादन बंद करने के कारण उत्पादन कम होगा और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट घटेगा। सप्लाई घटने के कारण
प्राइस राइज करेगा, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने का मतलब ए आर बढ़ेगा। ए आर तब तक बढ़ेगा जब तक कि ए आर बराबर ना हो जाए ए सी के, एवरेज कॉस्ट के, जो नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लॉस की स्थिति में भी दीर्घकाल में, यदि अल्पकाल में लॉस की अवस्था है तो लॉस की अवस्था दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट में बदल जाएगी। यदि जिन फर्मों की लॉस नहीं समाप्त होगा वो समूह छोड़कर चले जाएंगे, और समूह छोड़ के जाने से ये फर्क पड़ेगा कि सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो ए आर बढ़ेगा, एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर न हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में क्या होगा, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्मों को प्राप्त होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से भी समझाया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म की संस्थिति की तुलनात्मक स्थिति, ये तीनों बाजारों की स्थितियों को परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किस प्रकार से होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर एम सी के बराबर होगा संतुलन की अवस्था में, ये तीनों में बराबर होगा। एम आर ए सी ये प्राइमरी कंडीशन है, ये शुरुआती या आवश्यक शर्त है एकाधिकारी के कीमत निर्धारण का या संतुलन का, फर्म के संतुलन का। ए आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए सी पूर्ण प्रतियोगिता में होगा। ए आर इज ग्रेटर देन एम सी और ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, यानी कि अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगा एकाधिकार, एकाधिकारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त करेगा। एकाधिकारिक में क्या होगा, एकाधिकारिक में ए आर ए सी के बराबर होगा, लेकिन ए आर एम सी से ज़्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगा, लेकिन जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा पूर्ण प्रतियोगिता के प्राइस से, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, एम सी के, जबकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में ए आर ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, इसलिए प्राइस ज़्यादा होगा कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन से, और ये एक सबसे जरूरी पहचान है। ये अंतर सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है। नेक्स्ट, समूह की संस्थिति के बारे में देख लेते हैं। उद्योग तथा समूह में अंतर, हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग तथा समूह में अंतर होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं या इंडस्ट्री कहते हैं, उद्योग या इंडस्ट्री, जबकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में फर्मों के समूह को हम ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं, क्योंकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में सभी फर्में अलग अलग वस्तुओं की इकाइयों की असहजातीय इकाइयां, यानी कि असमरूप इकाइयां बनाती है। जैसा कि हमने बताया कि वस्तुएं एक ही काम के लिए होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं इकाइयां, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक तरह की वस्तुएं होती हैं, इसलिए हम उसको उद्योग का नाम देते हैं। ठीक है, आगे अब पूर्ण प्रतियोगिता की तरह, चूंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता रहती है, अर्थात जो भी फर्म चाहे वह समूह की फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु के नजदीकी स्थानापन्न वस्तु का निर्माण कर सकती है। इसलिए इस असामान्य लाभ के फलस्वरूप नई फर्में समूह की ओर आकृष्ट होंगी, और वे तब तक प्रविष्ट होती जाएंगी जब तक कि असामान्य लाभ समाप्त न हो जाए, अर्थात औसत आय वक्र की औसत लागत वक्र स्पर्श न कर ले। तो ये दोनों एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में फर्में प्रविष्ट करती जाएंगी, और इस प्रकार सप्लाई, फर्म की जो उत्पादन की सप्लाई है वो कम होती जाएगी। ए आर घटेगा तब तक जब तक कि एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। लॉस की स्थिति में फर्में छोड़कर उत्पादन चली जाएंगी बाहर, जिससे कि सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम होने के कारण ए आर बढ़ेगा, एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। तो समूह की दशा में भी नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा, समूह को नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। इस दशा में सामूहिक
संतुलन की दशा में। तो इस प्रकार दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की स्थिति होगी। इसका कारण स्पष्ट है, जैसे जैसे नई फर्में प्रविष्ट होती जाएंगी औसत आय वक्र बाईं ओर खिसकता जाएगा, क्योंकि समूह की वस्तुओं की वर्तमान मांग ही विभिन्न वस्तुओं के बीच वितरित होगी, इसमें वृद्धि नहीं होगी और यह तब तक खिसकता जाएगा जब तक कि यह औसत लागत की स्पर्श रेखा न हो जाए। औसत लागत वक्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर चैम्बरलेन शाहपूर्ण मान्यता के आधार पर यह मानते हैं कि उत्पादन के साधनों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो औसत लागत वक्र वहीं बना रहेगा। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद समूह संस्थिति की स्थिति में होगा, क्योंकि फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन रुक जाएगा। किस स्थिति में? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समूह संस्थिति की स्थिति में होगा और कोई भी फर्म ना तो अंदर आएगा ना तो बाहर जाएगा, क्योंकि ना तो लाभ की सुपर प्रॉफिट असामान्य लाभ की स्थिति रहेगी, ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ना तो लॉस की स्थिति होगी। ठीक है, तो इसलिए फर्म संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। दीर्घकालीन संस्थिति के संबंध में अभी उल्लेखनीय है कि दीर्घकाल में जैसे जैसे फर्मों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रत्येक फर्म का मांग वक्र अधिक चपटा होता जाएगा। अर्थात फर्मों की अधिक संख्या होने के कारण मांग वक्र चपटा होता जाएगा, अर्थात अधिक लोचदार होता जाएगा, क्योंकि दीर्घकाल में विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अधिक नजदीकी स्थानापन्न होती जाएंगी, अधिक समान होती जाएंगी। एकाधिकारिक समूह की दीर्घकालीन संस्थिति को रेखा चित्र में दिखाया गया है, अर्थात AR वक्र अधिक फ्लैट होता जाएगा। ठीक है, जैसा कि पहले ऐसे था, ये जैसे जैसे फर्में प्रविष्ट होती जाएंगी ये कुछ कुछ ऐसे होते जाएगा, और ज़्यादा फर्म आएंगी तो और फ्लैट होता जाएगा। ठीक है, ये AR वक्र के बारे में बता रहे हैं। AR वक्र और फ्लैट होता जाएगा, तो फर्मों की संख्या जितनी ज़्यादा होती जाएगी वस्तु का स्थानापन्न वस्तु उतनी ही ज़्यादा होती जाएंगी। ठीक है, एक इकाई जैसे एक साबुन बना रहा है कोई कंपनी, दूसरी बना रहा है, तीसरी बना रहा है, तो कितना स्थानापन्न बनाएगा? एक समय आएगा कि बिल्कुल ही क्लोज स्थानापन्न हो जाएगा, एक दूसरे की तरह ही वस्तुएं बनने लगेंगी। तो इसलिए ज़्यादा समरूप वस्तुएं बनने लगेंगी, और ये यही कारण है कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है या डिमांड कर्व होता है ये ज़्यादा फ्लैट होता है, यानी कि हाईली इलास्टिक होता है। और ये यदि फ्लैट होता जाए और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए AR वक्र, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एकाधिकारिक जो प्रतियोगिता है वो पूर्ण प्रतियोगिता के बहुत ही करीब होता है। ठीक है, तो इसमें संतुलन को हम देख सकते हैं कि संतुलन ई बिंदु पर होगा, जहां पर संतुलन की शर्त पूरी होती है, यानी कि MR MC के बराबर होता है, माइनस कॉस्ट के बराबर होता है। उत्पादन निर्धारित होगा OM, कीमत निर्धारित होगा AR पे जाएंगे, AR पे हम कीमत निकाल सकते हैं, यानी कि OP कीमत है, OP क्या है? प्राइस है, प्राइस ही AR है। और इसी बिंदु पर चूंकि LIC लॉन्ग रन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ये दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ही G पर भी AR को टच कर रहा है, यानी कि G पर ही OP एवरेज कॉस्ट को भी बताएगा, अर्थात या यही बताएगा MG। तो दोनों AR बराबर AC दोनों बराबर होंगे, और इसी कारण से फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। समूह को पूरा समूह नॉर्मल प्रॉफिट पर काम करेगा, प्रॉफिट पर कार्य करेगा। इसको हम व्याख्या के रूप में यहाँ दिखाए हैं, इसको सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एकाधिकारिक समूह की दीर्घकालीन स्थिति में नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। G पर एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, जो दिखाता है कि सामान्य लाभ ही समूह को प्राप्त हो रहा है, यानी कि फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन रुक जाएगा और यहाँ पे उद्योग को एक समान लाभ, सभी उद्योग समूह के सभी फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।